तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए, मोदी जी की या हमारी भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो बाकी के दूसरे देशों के साथ सही है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि अमेरिका के साथ यहाँ पर हो रहा है। पहले यहाँ पर अच्छे संबंध थे, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पता नहीं उनको किस तरह का कीड़ा काट गया है और उन्होंने एंटी इंडिया स्टेप्स लेने शुरू कर दिए और इंडिया के ऊपर दबाकर टैरिफ भी लगा दिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो अब H1B वीज़ा जिस पर इंडियंस ज़्यादा जाते थे उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है। और साथ ही यहाँ पर जो रेमिटेंस भेजा जाता था अमेरिकन में जो रहने वाले इंडियंस हैं उनके ज़रिए वापस से इंडिया में जो पैसा भेजने वाले थे तो उसके ऊपर भी यहाँ पर टैक्स लगने की बात की जा रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर विदेशी संबंध तो पहले अच्छे होते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ समय से यहाँ पर थोड़े से ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो विदेश नीति जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेल कर गई है वो है यहाँ पर हमारे खुद के पड़ोसी। भाई हम यहाँ पर दूसरे दूर के देशों के साथ तो हम यहाँ पर अच्छे संबंध बना रहे हैं और कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ तो लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ताज़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए तो नेपाल में एक रेवोल्यूशन हो गया और इसको यहाँ पर लीड कर रहे थे जेन जी। यहाँ पर उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये यंग पॉपुलेशन है और उन्होंने यहाँ पर नेपाल में देखा गया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में यहाँ पर जो है ना हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है। नेता लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं पैसा। इसके अलावा नेता लोगों के जो बच्चे हैं दबा कर पैसा लुटा रहे हैं, देश का पैसा लुटा रहे हैं और अपना जो लग्जरी का आइटम्स हैं उन सब को यहाँ पर ऊपर जो है ना खर्च कर रहे हैं। तो उनसे यहाँ पर देखने गया और उन्होंने यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर दिया और KP शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो देश छोड़ के भाग गए। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें हुई है हमारे पड़ोसी देशों में जहाँ पर कहीं पे रिवॉल्यूशन हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका में भी एक तरह से रिवॉल्यूशन ही था। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तो आज उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा ये भी बात करते हैं क्या भारत में भी इस तरह का कोई रिवॉल्यूशन या क्रांति हो सकती है जैसे हमने यहाँ पर नेपाल में देखी है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना इंडिया में भी ऐसी कोई क्रांति होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है तो उसकी जो शुरुआत है ना वो कोरोना के बाद से शुरू हो, यानी कि 2020 के बाद से। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान में 2021 से पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी थी और लोग अपना जो नेता थे वो चुनते थे। तो भारत के जो संबंध थे वो अच्छे थे यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ और भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करता था, चाहे डैम बनाने में हो, रोड बनाने में हो या फिर दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसके लिए यहाँ पर भारत सरकार पैसा देती थी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी वो अमेरिकियों के हाथ में थी। अमेरिका यहाँ पर सब कुछ करते थे, देखते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा पैसा खर्च करना अमेरिकी और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको यहाँ पर से विड्रॉ कर लो। और 20 साल हो गए थे, वो अभी तक हरा ही नहीं पाए थे तालिबान को। भाई 20 साल हो गए थे, तालिबान को हराना उनका उद्देश्य था। 2001 में उन्होंने तालिबान में के अफ़गानिस्तान में एंट्री ली थी तो उनको यहाँ पर सरकार से तो बेदखल कर दिया था, लेकिन तालिबान को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो क्या हुआ भाई, 20 साल तक लड़ते रहे, तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए तो उनका भी मनोबल टूट गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, हमें यहाँ पर तालिबान को ख़त्म नहीं करना है, हम यहाँ पर से निकल जाएंगे और देश को तालिबान के हाथों ही छोड़ देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया। 2021 में सरकार चली गई, अब अमेरिका यहाँ पर वापस चले गया, अपने सैनिकों को ले गया और अफ़गानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको बेदखल कर दिया तालिबान ने। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर यह हुआ कि इंडिया ने अपने सारे के सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, अपने जो देश के नागरिक थे उन सबको वापस बुला लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो थी अफ़गानिस्तान की उसको मान्यता दे रखी थी, लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को उसके बाद से हमने मान्यता वापस से रद्द कर दी। तो अभी तक यहाँ पर भारत सरकार की ऑफिशियली संबंध अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, तालिबान के साथ नहीं है। हालांकि बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता आगे, तो वो है हाँ। लेकिन यहाँ पर जो संबंध है वो तो ख़राब हो गए ना, अभी तक भी यहाँ पर रीस्टोर जैसे पहले थे वैसे नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पर आ गया है शासन तालिबान का और तालिबान को ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर जो देश है वो आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर भारत सरकार तालिबान को मान्यता दे देगी तो भारत
भाई दुनिया को तो ऐसा लगेगा ना कि सरकार जो है वो आतंकवादियों के साथ खड़ी है, और भारत सरकार का स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ पहले से रहा है कि हम यहाँ पर आतंकवादियों से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर भारत सरकार ने तालिबान को मान्यता दे दी तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत की जो कथनी और करनी है उसमें अंतर है, भारत की खुद की नीतियों में विरोधाभास है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाँ प्रॉब्लम हुई है अफ़गानिस्तान में। अब अफ़गानिस्तान के बाद ही यहाँ पर म्यांमार में भी ऐसा हो गया। म्यांमार में ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर लगता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी आतंकवादी जो संगठन हैं वो काम करते हैं। वो ऐसा करते हैं कि इंडिया को अटैक किया, अफ़गानिस्तान से आए और अटैक करने के बाद वापस से म्यांमार में चले गए। तो ऐसे करते थे, म्यांमार से आए अटैक करके वापस म्यांमार चले गए। तो इससे क्या होता था कि भाई पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम यहाँ पर कैसे बॉर्डर का इंकर्शन करें। तो यहाँ पर ये सब मसले थे। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी आंग सांग सू की इलेक्शन में वो हार जाती है, और अपने मतलब कि जो भी चीज़ है, और आर्मी का जो डिज़ायर्ड कैंडिडेट था वो भी यहाँ पर हार जाता है। तो क्या होता है कि आर्मी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, आर्मी तो चाहती है कि भाई पूरा कंट्रोल हमारा रहे। तो उन्होंने यहाँ पर कर लिया तख्ता पलट जो किया। तो उसके बाद से यहाँ पर अब म्यांमार सिविल वॉर में उलझा हुआ है, और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर म्यांमार की आर्मी का किसी भी तरह कोई भी कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर जो है जो सेपरेटिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो विरोधी रेबेल्स है उनका यहाँ पर कंट्रोल है। और अभी भी यहाँ पर जो है ना भीषण जंग चल रही है, कभी यहाँ पर कोई एडवांस कर देता है तो कभी कोई एडवांस करता है। तो इस चीज़ से यहाँ पर भारत की भी परेशानी होगी। भारत के संबंध जो पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के साथ थे, म्यांमार की सरकार के साथ थे, वो अब यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहाँ पर म्यांमार की जो आर्मी है उसके ऊपर लगा रखे हैं दबाकर सैंक्शंस। तो भाई यहाँ पर जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो भारत सरकार उसके साथ कैसे अच्छे संबंध कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर दुविधा है। और यहाँ पर एक देश और उसके साथ जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा परियोजनाएँ भी थी, जैसे कि एक रोड निकालना था जो सीधा कई सारे देशों को जोड़ता, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ जाता, तो उसकी भी परियोजना नहीं है। और व्यापार करने का उद्देश्य था, व्यापार भी ढंग से नहीं हो पाया। तो देखा जाए तो म्यांमार के साथ एक लंबी बॉर्डर लगती है भारत की, और वहाँ पर ये दिक्कतें ऐसी हो गई। तो भाई देखा जाए तो ये भी एक तरह से हमारा पड़ोस में दिक्कत है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाता है श्रीलंका में भी रिवॉल्यूशन। ये एक प्रॉपर रिवॉल्यूशन था, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार के यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सरकार थी, महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे। तो इन्हीं दोनों भाइयों की सरकारें चल रही थी। तो ऐसा हुआ कि जब कोविड लॉकडाउन लगा और दुनिया भर से टूरिस्ट आने बंद हो गए, तो भाई इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया श्रीलंका। और श्रीलंका की ज़्यादातर जो कमाई होती है वो टूरिज़्म से होती है। लेकिन कोविड लॉकडाउन लग जाने से टूरिज़्म यहाँ पर हो नहीं पाता है, और इससे क्या होता है इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में आ जाती है, और लोगों के पास यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, फ्यूल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई किलोमीटर लंबी लाइन एक पेट्रोल पंप पर, फ्यूल स्टेशन पर लग जाती है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मिडिल ईस्ट से एक ऑयल टैंकर आया, लेकिन क्या हुआ कि कोलंबो बंदरगाह पे जैसे वो उतरा उसकी पेमेंट ही नहीं हो पाई। अब जब वो उसकी पेमेंट क्लियर होगी उस शिप की, तो उसके बाद ही यहाँ पर जो है ना वो जो तेल होगा वो अनलोड होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी पेमेंट नहीं हुई, और उसकी पेमेंट ना होने की वजह से वो जो शिप था वो वापस चले गया। यानी कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थी कि उसके पेट्रोल या डीजल ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ, लोगों का जो गुस्सा है वो आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हल्ला बोल दिया, राष्ट्रपति के घर में घुस गए, संसद में घुस गए, और यहाँ पर जो है ना जो भी जिसको जो भी मिला उन्होंने वहाँ पर लूटा। और जो ये दोनों भाई थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वे भाग गए देश छोड़ के। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर नई सरकार है, और शायद ये जो है ना कम्युनिस्टों की सरकार आ गई है वहाँ पर। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हाँ जैसे ही रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद थोड़ा यहाँ पर श्रीलंका स्टेबल हो गया है। तो इससे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेबल होने से पहले जो एक उनका बंदरगाह था वो यहाँ पर चला गया है चाइना के पास में, और इससे यहाँ पर भारत की सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक श्रीलंका में जो क्रांति आई है इससे यहाँ पर भारत की बेचैनी होनी लाजमी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी यहाँ पर तू मैं हुई। जैसे यहाँ पर मोदी जी लक्षद्वीप में एंटर की थी ना, तो उसके बाद से यहाँ पर क्या हुआ कि पता नहीं क्या ताऊ आया कि मालदीव के जो मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर इंडियंस ने इस चीज़ का बायकॉट करना कर कि भाई हम यहाँ पर मालदीव में नहीं जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव की सरकार थी मोहम्मद मुइज़्ज़ो की, वो भी यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ज़रिए ही आई थी। उन्होंने यहाँ पर जो अपना इलेक्शन कैंपेन किया था वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ किया था कि भाई हम यहाँ पर इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, हमें वोट तो हम यहाँ पर इंडिया के साथ रिश्ते ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर इंडियंस चाहिए नहीं। और ये सब बातें बोलकर उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा और वो यहाँ पर जीत गए। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने
चाइना के साथ अपने जो संबंध है वो अच्छे करने शुरू कर दिया। चाइना से उनको लोन मिलने लगा, चाइना से हथियार भी मिलने लगे भाई। तो यहाँ पर उन्होंने इंडिया को छोड़कर चाइना को चूज़ किया। पहले यहाँ पर क्या होता था, कोई भी सरकार आए यहाँ पर सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस होती थी कि पहले वो इंडिया के साथ जो है ना अपने संबंध मजबूत करे। और सबसे पहला विदेशी दौरा भी यहाँ पर किसी उस देश के राष्ट्रपति का इंडिया का ही होता था। तो यहाँ पर मोहम्मद मुर्सी ने इसको चेंज किया, पहला उन्होंने चाइना का किया। और उसके बाद तो देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति बदल गई थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधरी है। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं सावधान होने की ज़रूरत है मालदीव से। और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है बांग्लादेश में यहाँ पर हो जाते हैं रिज़र्वेशन के ऊपर प्रोटेस्ट। रिज़र्वेशन के ऊपर हमने यहाँ पर देखा है कि जिन्होंने बांग्लादेश में आज़ादी दिलाई थी उनको यहाँ पर रिज़र्वेशन मिलता है नौकरियों में, पढ़ाई में, जैसे कि इंडिया में होता है ना, ओबीसी को अलग आरक्षण मिलता है। इसके अलावा जो SC ST समाज है उसको अलग आरक्षण मिलता है। तो ऐसे यहाँ पर बांग्लादेश में मिलता है और उनको मिलता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन यहाँ पर जिनको योगदान दिया उनको तो आरक्षण का लाभ मिल गया, लेकिन उनके बच्चों को क्यों मिले? तो इसी के मुद्दे पर यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो शेख हसीना की सरकार थी उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो इससे यहाँ पर और ज़्यादा भड़क गई है प्रोटेस्ट। और हमने देखा फिर उसके बाद तो बांग्लादेश में क्रांति आ गई और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ दिया उन्होंने और वो इंडिया आ गए। और उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश को मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और अब यहाँ पर इंटरिम सरकार वहाँ पर चल रही है। और उसी के बाद से बांग्लादेश और इंडिया के संबंध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और उन्होंने यहाँ पर चाइना को आमंत्रित किया है, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध किए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो ISI है उनको भी यहाँ पर अपने देश में आने की इजाज़त दे दी है। तो देखा जाए तो ये सब जो किया गया है, ये सब जो हुआ है, वो उसमें लगता है कि यहाँ पर या तो चाइना की साजिश होगी या फिर अमेरिका की साजिश हो सकती है, ताकि यहाँ पर इंडिया को चेक में रख सके और इंडिया को यहाँ पर नज़र रख सके। तो देखा जाए तो ये सब जो चीज़ें हुई वो इंडिया के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर पहले जो अच्छे संबंध होते थे बांग्लादेश के साथ, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चिंता है। और अब यहाँ पर नेपाल में हमें देखने को मिला, नेपाल में तो पूरी बुरी क्रांति हो गई। नेपाल में कई सालों से जो है ना पॉलिटिकल उठापटक हुई है, कभी भी सरकार स्टेबल ही नहीं हुई है। जब से यहाँ पर राजशाही ख़त्म हुई है, लोकतंत्र आया, तो किसी भी सरकार ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। और हर साल देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई नया प्रधानमंत्री जो है शपथ ले लेता है। और वहाँ पर भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा था। और इसके अलावा यहाँ पर जो नेता थे, जो मंत्री थे, उनके बहुत ज़्यादा मौज काटते थे, जबकि वहाँ पर क्राइसिस थी और टूरिज़्म बंद हो गया था लॉकडाउन के बाद से। तो अभी तक तो खैर स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति नहीं सुधरी है। तो लोगों के अंदर गुस्सा भी था, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और यहाँ पर जो नेपो किट का कैंपेन था वो भी बहुत ज़्यादा चला। तो क्या हुआ कि नेता मंत्री, उनके बेटे बेटियां जो थे वो विदेशी यात्रा कर रहे हैं, महंगे महंगे पर्स खरीद रहे हैं, महंगे महंगे सामान खरीद रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और जो नेपाल की जो आम जनता थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी में नेल ठोकने का काम किया जो नेपाल की सरकार ने, जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया था उसने। अब देखो यहाँ पर जो है सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया। भाई लोगों के पास जो है ना अपनी आवाज़ को पहुँचाने का सोशल मीडिया तो सहारा था, लेकिन यहाँ पर बैन लगा दिया सोशल मीडिया के ऊपर। तो इससे यहाँ पर जो नेपाल के जो यूथ थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। तो यहाँ पर उन्होंने मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर अब नहीं काम करेंगे। उनको पता था कि VPN नाम की भी कोई सी चीज़ होती है, तो VPN का इस्तेमाल किया और उन्होंने यहाँ पर जो बैन लगा था उसको बाईपास करते हुए जो है ना मोबिलाइज़ हो गए और यहाँ पर अपना शुरुआत में पीसफुल प्रोटेस्ट किया। अब देखा जाए तो जो जेन ज़ी थे उन्होंने यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को किया था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ, हिंसक हो गई है। नेपाल की सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और नेपाल की सरकार ने लगातार गोलियां चला दी। और इसमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं। दुनिया का यहाँ पर ये पहला जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहलाया जा रहा है कि इसको लीड किया है जेन ज़ी ने। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद से घटनाक्रम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। जेन ज़ी जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कहना है कि हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे जो है ना इनफ्रेंच एलिमेंट घुस गए और उस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया और जो मकसद था हमारा वो हासिल ही नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जो KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इसके साथ ही यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है ना उग्र हो गए थे कि भाई संसद को भी आग लगा दी, मंत्रियों के घरों को जला दिया। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी थी। और इसके अलावा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे खनाल, उनकी बीवी को जिंदा जला दिया था, जो मैं दिखा भी नहीं सकता और वीडियो वगैरह है पता नहीं इसके बारे में। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बिंग हमें विजुअल्स देखने को मिले हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ,
अब यहाँ पर जो है ना इंटरिम सरकार की जो है ना बातचीत चल रही है कि इंटरिम सरकार बनाओ, जैसे कि बांग्लादेश में है ना इंटरिम सरकार बनी हुई, मोहम्मद यूनुस उसको लीड कर रहे हैं। ठीक इसी तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चाहते हैं कि अभी के लिए ऐसा बन जाए, बाद में यहाँ पर क्या होगा कि बाद में यहाँ पर जो भी सिस्टम होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो अभी देखा जाए तो ये सब चीज़ें है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हुआ यहाँ पर नेपाल का। लेकिन क्या इससे एक सवाल पैदा होता है कि इंडिया में भी कुछ हो सकता है, ऐसा क्रांति आ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा है भाई। किसी भी विभाग में चले जाओ, बिना 2 नंबर की कमाई के काम नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर नेता कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और आपके बच्चों को रैलियों में लेके जा रहे हैं, धार्मिक रैलियों में, कि भाई चलो कांवड़ उठाओ, चलो ये उठाओ। और उनके जो बच्चे हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर वो नेता बोल रहे हैं भाई अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाओ, अपने बच्चों को यहीं पर रखो, विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि खुद के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। तो भाई देखा जाए तो गुस्सा तो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कई बार गुस्सा निकला भी है। जैसे कि रेलवे की वैकेंसी में निकला था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे यूपी और बिहार में। इसके अलावा यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, कई महीनों तक चला था ये। इसके अलावा CAA के अगेंस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना आंदोलन हुआ था। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी समय पर आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता जिससे यहाँ पर सरकार ही बदल जाए। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य का कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। क्या पता ये जो किसान आंदोलन हुआ था इससे भी बड़ा कोई और सा आंदोलन हो जाएगा। हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें जो है ना ये चाहिए, स्कीम चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए। तो भाई इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कमी तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि भारत को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देशों को सीखना चाहिए, और जो गलतियाँ हमारे पड़ोसी देशों ने की है उसको यहाँ पर भारत में रिपीट ना करो, वरना तो हमें ऐसे ही जो है ना रिवॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।